नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज क्या परमाणु युद्ध का बटन दब गया? कादिरोव ने जिहाद का ऐलान क्यों किया? फिनलैंड के बाद पोलैंड ने कैसे पुतिन को दीवारों में कैद करने का प्लान बनाया? और क्या अगली जंग ईरान और इजराइल में होगी? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने जेलेंस्की को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। जंग के 245वें दिन कादिरोव ने जो चेतावनी दी वो यूक्रेन के लोगों की सांसें रोक सकती है। अपने लड़ाकों पर हुए हमले के बाद कादिरोव गुस्से की आग में जल रहे हैं। वो जेलेंस्की से ऐसा इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप जाए। कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके चेतावनी दी कि वो यूक्रेन के शहरों को नक्शे से मिटा देंगे। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए उसके शहरों को आग के हवाले कर देंगे। कादिरोव ने धमकी दी कि वो यूक्रेन से उसका सब कुछ छीन लेंगे और इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला करने की तैयारी कर ली है। वो साफ कह रहे हैं कि अब ये कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक जंग है, एक ऐसी जंग जिसमें सब कुछ जायज है। और कादिरोव के इस गुस्से की वजह है एक रोज पहले हुई उनके 40 से ज्यादा लड़ाकों की मौत, जो यूक्रेन की सेना की मिसाइलों का शिकार बन गए थे। खैरसौन में कादिरोव के ठिकाने पर जेलेंस्की के जवानों ने इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि उनके लड़कों को भागने तक का मौका नहीं मिला। दावा किया गया कि मिसाइलों की ताबड़तोड़ मार से 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों की मौत हो गई। जो बच गए थे वो भी बुरे हाल में दिखाई दिए और माना जा रहा है कि अपने लड़ाकों का ऐसा हाल देखकर कादिरोव की आंखों में खून उतर आया। वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में खाने लगे। गुस्से की आग में जल रहे कादिरोव ने जेलेंस्की से सबसे बड़ा बदला लेने की धमकी दे दी और उनकी इसी चेतावनी के बाद माना जा रहा है कि जंग का नवा महीना यूक्रेन के लिए बर्बादी ला सकता है, क्योंकि कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके कत्लेआम मचा सकते हैं। बमों की ऐसी बारिश कर सकते हैं कि शहर के शहर खंडहर में बदल जाएं। बेरहम चेचन लड़ाकों से दया की उम्मीद नहीं की जाती। उनके जंग में उतरते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है और इसके पीछे की वजह है उनकी सख्त ट्रेनिंग और अपने कमांडर कादिरोव के लिए उनकी वफादारी, जिनका आदेश मिलते ही वो कहीं भी तबाही मचाने के लिए टूट पड़ते हैं। माना जाता है कि कादिरोव अपने लड़ाकों को जान से भी ज्यादा चाहते हैं। इसीलिए जब यूक्रेन के हमले में उनके लड़ाकों की मौत हुई तो कादिरोव आग बबूला हो गए। 8 महीने से चल रही जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब कादिरोव ने पूरे के पूरे यूक्रेन को मिटा देने की कसम खाई हो। हालांकि कुछ रोज पहले उन्होंने पुतिन को एक ऐसी सलाह दी थी जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई थी। कादिरोव ने लंबी खिंच रही जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की वकालत की थी और पुतिन से एक छोटा परमाणु बम यूक्रेन के किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी ताकि जेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो घुटने टेक दें। ये और बात है कि उनके आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। माना जा रहा है कि इस बात से भी कादिरोव खासे नाराज हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही नहीं चाहती। कादिरोव कई बार पहले भी रूसी सेना को लताड़ चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला किया जाए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो और इसके लिए कादिरोव ने रूसी सेना को पूरी ताकत से हमला करने की नसीहत दे दी। इसके साथ उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को खुली छूट देने की भी अपील की, क्योंकि वो अब जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। पूरे यूक्रेन को रूस का बताने वाले कादिरोव वहां कहर बरपा देना चाहते हैं। वो यूक्रेन को किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने अपने 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया, जिनका यूक्रेन की सेना से लड़ने का एक वीडियो खुद कादिरोव ने जारी किया था। उनके तीनों बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे और अब पश्चिमी मीडिया ने उनके बेटों का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो यूक्रेन के 2 जवानों को बंधक बनाकर लाते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि उनके बेटों ने युद्ध बंदियों को गुलामों की तरह कादिरोव के सामने पेश किया और हंसते हुए कादिरोव ने इसे अपने बेटों का तोहफा बताते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ भी की, जबकि पश्चिमी मीडिया ने इसे कादिरोव की क्रूरता करार दिया। बहुत बड़ी खबर है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी पर इजराइल की तरफ से बहुत बड़े हमले की खबर है। यह हमला हुआ तो सीरिया में है, लेकिन दावा है कि वहां ईरान का हथियारों का कारखाना चलाया जा रहा था। सीरिया में यह हमला उस जगह पर हुआ जिस जगह पर ईरान की फौज का कब्जा बताया जाता है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव बढ़ा है। खासतौर पर यूक्रेन की जंग में ईरान की भूमिका बढ़ने की वजह से इजराइल लगातार उसका विरोध कर रहा है, लेकिन इजराइल का यह हमला बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकता है। मतलब कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच जंग का एक नया मोर्चा बनता साफ दिख रहा है। ईरान की फौज पर यह बीते कुछ महीनों का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है।
एक ऐसा हमला जो इजरायल और ईरान के बीच जंग की वजह बन सकता है, क्योंकि हथियारों की जिस फैक्ट्री पर इस बार इजरायल ने हमला किया, माना जा रहा है वो ईरान के लिए बेहद जरूरी थी। इसीलिए इजरायल ने वहां हवाई हमले कर ईरान को चौंका दिया। ये हमले इतने जोरदार बताए गए कि ईरान की हथियारों की ये फैक्ट्री पूरी तरह खाक हो गई। सीरिया में ईरान की फौज पर इजरायल के हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार के हमले पिछले हर हमले से ज्यादा बड़े पैमाने पर किए गए। हथियारों की एक फैक्ट्री नहीं बल्कि वायुसेना के एक बेस को भी ठिकाना बनाया गया। जिस जगह ये हमला हुआ वो लेबनान से लगने वाली सीमा के बेहद करीब है। वहाँ ईरान की वायुसेना ने एक अस्थायी अड्डा बनाया हुआ था जो हमलों में तबाह हो गया। हालांकि इन हमलों में ईरान के किसी सैनिक की मौत की खबर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इन हमलों की वजह से ईरान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। इन हमलों का जवाब देने की ईरान की फौज ने पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि ये वीडियो जारी करने का मकसद केवल इजरायल को होशियार करना है। और ईरान के भड़कने की बहुत बड़ी वजह है हमलों की टाइमिंग। ये हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन की जंग में ईरान खुद शामिल हो चुका है, क्योंकि ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल रूस की फौज इस वक्त बड़े पैमाने पर कर रही है, जबकि अमेरिका और यूरोप को यह बात कतई रास नहीं आ रही। ईरान अब भी इस बात से इनकार कर रहा है कि उसके बनाए ड्रोन का इस्तेमाल रूस की फौज कर रही है। ईरान पर लगे सख्त आर्थिक प्रतिबंध उसे हथियार बेचने की इजाजत नहीं देते। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश ईरान से हथियार खरीद भी नहीं सकते। इसीलिए रूस और ईरान के बीच हथियारों से जुड़ी हर डील बेहद गुपचुप तरीके से होने की खबर है। लेकिन इजरायल ने नई मुहिम छेड़ी हुई है। इजरायल तो धमकी दे चुका है कि वो ईरान की पोल सारी दुनिया के सामने खोल कर रहेगा। एक दिन पहले ही इजरायल ने कुछ सबूत भी दुनिया के सामने रखने का दावा किया था। ये सबूत रूस के पास ईरान के शाहिद 136 ड्रोन होने के बताए जा रहे हैं, लेकिन सबूत सामने आने से पहले ही ईरान के कारखाने पर इजरायल ने कहर बरपा दिया। और दावा यह है कि जिस फैक्ट्री पर हवाई हमले किए गए उसी फैक्ट्री में ईरान के ड्रोन बनाए जा रहे थे। फरवरी में ही सीरिया में ईरान की यह फैक्ट्री लगाए जाने की खबर सामने आई थी, जिसमें मोटे तौर पर शाहिद 136 ड्रोन बनाए जा रहे थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि अरश 2 ड्रोन भी सीरिया की इसी हथियार फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। ये वही ड्रोन हैं जिनके लिए रूस और ईरान के बीच डील की खबर है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन तो रूस की फौज बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रही है, जबकि ज़ेलेंस्की दावा कर चुके हैं कि अरश 2 ड्रोन भी जल्द ही रूस की फौज के पास पहुंचने वाले हैं। अब माना जा रहा है कि सीरिया की हथियार फैक्ट्री में हुआ धमाका ईरान को बड़ा झटका साबित होगा। मतलब ये कि अब जो हथियार रूस की फौज को भेजे जाने थे उसमें लंबा वक्त लग सकता है। यही कारण है कि ईरान के लिए यह हमला बहुत बड़ा झटका है, ऐसा झटका जिसकी वजह से वो बुरी तरह छटपटा रहा है। अगर ईरान ने इजरायल के हमले का जवाब दिया तो दुनिया एक नई जंग की चपेट में आ जाएगी। अमेरिका और यूरोप अगर इजरायल के साथ खड़े होंगे तो रूस इस जंग में ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। इस बीच खबर है कि रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए इजरायल यूक्रेन को अपना घातक एंटी ड्रोन सिस्टम देगा, जिसकी मदद से ज़ेलेंस्की के सैनिक रूस को ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही मार गिराएंगे। क्योंकि स्मार्ट शूटर नाम से जाने जाने वाला इजरायल का ये एंटी ड्रोन सिस्टम 1 शॉट 1 हिट के फॉर्मूले पर काम करता है और आसमान में उड़ते ड्रोन को निशाना बनाने में माहिर है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला इजरायल का ये घातक हथियार अपने शक्तिशाली रडार की मदद से टारगेट की सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है और एक बार टारगेट लॉक होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसे मार गिराता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना इजरायल के इस शार्प शूटर को अपने हल्के विमानों और ड्रोन पर लोड भी कर चुकी है। हालांकि इजरायल ने यूक्रेन को अपना एंटी ड्रोन सिस्टम बेचे जाने की पुष्टि नहीं की, लेकिन खबर है कि इजरायल की कंपनी ने पोलैंड को यह हथियार बेचा, जहां से इसे यूक्रेन भेजा गया, जिसकी मदद से यूक्रेन ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर पलटवार करने की तैयारी पूरी कर ली, जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन के पसीने छुड़ा रहा है। रूस ने ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन के शहरों में तो कहर बरपाया ही, साथ ही उसके कई पावर प्लांट भी तबाह कर दिए। और अब माना जा रहा है कि इजरायल के एंटी ड्रोन सिस्टम शार्प शूटर की मदद से यूक्रेन एक बार फिर बाजी पलट सकता है, क्योंकि दावा तो यह भी है कि इस हथियार की सप्लाई से पहले शाहिद 136 ड्रोन की पूरी जानकारी जुटाने के लिए इजरायल के ड्रोन विशेषज्ञ यूक्रेन भी पहुंचे थे, जिसे यूक्रेन ने इजरायल की एक सैटेलाइट कंपनी से मिली जानकारी के आधार पर मार गिराने का दावा किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के जरिए ड्रोन का पता मिलने के साथ अगर इजरायल का ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी जंग के मैदान में उतर गया तो यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की लगातार इस घातक हथियार की सप्लाई के लिए इजरायल पर दबाव भी बना रहे थे, जिसके लिए यूक्रेन ने ईरान की रूस के साथ हुई ड्रोन डील को एक बड़ी साजिश तक बता दिया और दावा किया कि ईरान ने इस आत्मघाती ड्रोन को इजरायल पर हमले के लिए तैयार किया था और वो यूक्रेन को इसकी कमियों का पता लगाने के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तो यह भी दावा किया कि यूक्रेन जंग में अपने ड्रोन की कमजोरी सामने आने के बाद ईरान उसे और शक्तिशाली बनाने में जुट गया ताकि भविष्य में इजराइल के खिलाफ उसका पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया जा सके। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही इजराइल ने यूक्रेन की मदद के लिए हामी भरी और ईरान के आत्मघाती ड्रोन को पूरी तरह नाकाम करने के लिए यूक्रेन के साथ गुपचुप तरीके से हाथ मिला लिया। इधर उत्तर रेलवे ने त्योहार में भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक बार फिर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी। हालांकि नई दरें 6 नवंबर तक लागू रहेंगी, जिसका असर लखनऊ मंडल के रेलवे स्टेशनों पर पड़ेगा। वहां लोगों को अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 30 की बजाय 50 रुपए चुकाने होंगे। बताया गया कि इससे पहले 1 अक्टूबर को भी उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए थे। उधर पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम बदल दिया। अब उनका नाम रूहानी दीदी रखा गया है और डेरे में अब इसी नाम से उनकी पहचान होगी। हालांकि उनका असली नाम प्रियंका तनेजा है। हनीप्रीत राम रहीम की सबसे खास अनुयायी मानी जाती हैं। रेप के आरोपी गुरमीत राम रहीम इन दिनों 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर हो गया। सुपर 12 में 2010 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को आयरलैंड ने 5 रन से हरा दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 158 रन बनाने थे, लेकिन 15वें ओवर में ही बारिश शुरू हो गई, जिससे डकवर्थ लुइस नियम के तहत इंग्लैंड की हार हो गई। इससे पहले आयरलैंड ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। उधर खबर है कि अफगानिस्तान के पूर्व सैनिक यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का साथ देंगे। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि तालिबान और अलकायदा यूक्रेन की ओर से जंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान की सेना ने तैयार किया है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक चेचन लड़ाकों का सामना नहीं कर पा रहे और रूस की मिसाइलों और बम के साथ साथ चेचन लड़ाकों के आगे भी घुटने टेक रहे हैं। 8 महीने से यूक्रेन में भयंकर युद्ध हो रहा है। कभी खबर आती है कि रूस ने सब बर्बाद कर दिया है, तो कभी खबर आती है कि यूक्रेन ने कुछ हिस्सों पर फिर कब्जा कर लिया है। लेकिन क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन जीत और हार का फैसला करने के मूड में है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाकर वो ये बात डंके की चोट पर जाहिर भी कर चुके हैं। कीव को तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। वहां के ज्यादातर हिस्सों के पावर प्लांट उड़ा दिए, जिससे वहां बिजली और पानी चला गया। ये तो वो हमले हैं जिनके वीडियो दुनिया के सामने आए, लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन के विश्वास पात्र कादिरव के लड़ाके इससे कहीं ज्यादा तबाही कर रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल ही तोड़ दिया। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से तालिबान आ रहे हैं, क्योंकि वो भी उतने ही खूंखार और बेरहम माने जाते हैं जितने चेचन लड़ाके होते हैं। लेकिन पुतिन भी पुराने खिलाड़ी हैं, क्योंकि रूस का तालिबान को पटकनी देने का प्लान रेडी है और ये प्लान है तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों को उतारना। यानी यूक्रेन में तालिबान और अफगानिस्तान के पुराने सैनिकों का आमना सामना हो सकता है, क्योंकि खबर है कि रूस की सेना में अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद वहां के पूर्व सैनिक खाली हैं। अफगानिस्तान में पिछले साल तालिबान सरकार बनी थी, जिसके बाद खबर आई थी कि 20,000 से 30,000 अफगान सैनिकों ने देश छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यही हजारों सैनिक अब यूक्रेन युद्ध के मैदान में उतरेंगे और पुतिन की ओर से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ेंगे, जिसके बाद यूक्रेन जंग के और खतरनाक होने का फुल चांस है। क्योंकि यूक्रेन के नाम पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। कई देश अमेरिका के साथ हैं, कई रूस के साथ, लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां का गणित दूसरे देशों से अलग है। क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए पहुंच रहे तालिबान अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं। अमेरिका की सेना ने करीब 2 दशक तक उन्हें अफगानिस्तान की सत्ता से दूर रखा, लेकिन बाइडेन के सत्ता में आते ही अफगानिस्तान में कोहराम मच गया, क्योंकि बाइडेन ने वहां से अपनी सेना वापस बुला ली, जिसके बाद तालिबान ने वहां की सत्ता हथिया ली और वहां कट्टरता का खुला खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरा अफगानिस्तान जल उठा। 2021 में काबुल एयरपोर्ट के बाहर से आई तस्वीरें आज भी लोगों को याद हैं, क्योंकि उन तस्वीरों में जो हालात दिखे थे वो कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। और अब वही तालिबान रूस के खिलाफ यूक्रेन में अमेरिका का साथ देंगे। यानी देश बदलते ही अमेरिका और तालिबान के रिश्ते ही बदल गए और 2 दशक तक एक दूसरे के दुश्मन रहे अमेरिका और तालिबान साथ आ गए, जिसके बाद रूस ने भी बिना देर किए अपनी सेना में उन सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी जो अफगानिस्तान की सेना में थे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि पुतिन ये भर्तियां वैगनर ग्रुप के जरिए करवा रहे हैं। ये वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन जंग में क्रूरता की हद पार करने का आरोप लगा और अब वही खूंखार वैगनर ग्रुप पूर्व अफगान सैनिकों को रूस की ओर से लड़ने के लिए रेडी कर रहा है। अफगानिस्तान के इन पूर्व सैनिकों को गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें वैगनर ग्रुप अपने जैसा बना रहा है, यानी खूंखार और बेरहम। वैसे पुतिन ने खुलकर कभी नहीं माना कि वैगनर ग्रुप का रूस से कोई लेना देना है, लेकिन यूक्रेन जंग के 8 महीने में कई बार इस ग्रुप का नाम सामने आया। ये तक आरोप लगा कि 400 वैगनर लड़ाके जेलेंस्की की हत्या करने कीव पहुंच गए थे। पुतिन के ये लड़ाके किराए के लड़ाके हैं, जो जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं।
और इसीलिए वैगनर ग्रुप का नाम सुनकर यूक्रेन के हाथ पैर फूल जाते हैं। और अब तो उसकी मुसीबत डबल होने का चांस है, क्योंकि खबर है कि बेरोजगार हो चुके अफगानिस्तान के सैनिकों को वैगनर ग्रुप तैयार कर रहा है और यूक्रेन जंग में उनका अपने जानी दुश्मन तालिबान से सामना होगा। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोयम्बतूर में 2 दिन पहले हुए धमाके की जांच एनआईए को सौंपने की सिफारिश की। यह धमाका मंदिर के सामने खड़ी एक कार में हुआ था, जिसके बाद इस मामले में कोयम्बतूर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनको 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। अब इसी केस की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की सिफारिश की गई है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीने तक बंद रहेंगे, लेकिन कपाट के बंद होने से पहले बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान गंगोत्री धाम को फूलों से सजाया गया था। अगले 6 माह शीतकालीन जो प्रवास है वहां मां गंगा के दर्शन जो श्रद्धालु है वो कर पाएंगे। बताया गया कि इस बार करीब 62,000 श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन किए। इस बीच मुंबई में सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में 2 जगह डेंगू के लार्वा मिला। कुछ दिनों पहले सलमान को डेंगू हो गया था, जिसके बाद बीएमसी की टीम जांच पड़ताल के लिए उनके घर पहुंची, जहां उन्हें सलमान खान के घर में तो नहीं लेकिन बिल्डिंग में डेंगू का लार्वा मिला। निरीक्षण के दौरान 2 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। बीएमसी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग में फॉगिंग करवाई। उधर भारत से दोस्ती निभाते हुए ग्रीस ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया और उसे F-16 फाइटर जेट बेचने से साफ मना कर दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में ग्रीस से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन ग्रीस ने पाकिस्तान की F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की मांग को ठुकरा दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास F-16 ही सबसे तगड़ा जेट है, लेकिन उसके लगभग सभी F-16 विमान पुराने वर्जन के हैं और उन्हें भी रिपेयरिंग की जरूरत है। वहीं ग्रीस के पास सबसे लेटेस्ट वर्जन के F-16 फाइटर जेट मौजूद हैं। मगर फिर भी ग्रीस ने पाकिस्तान को विमान बेचने से इनकार कर दिया। ग्रीस के पास इसकी कई वजह भी हैं। वो भारत का दोस्त तो है ही, उसकी अपनी भी जरूरतें हैं। ऊपर से आजकल उसकी अपने पड़ोसी और नेटो के दूसरे सदस्य तुर्की से जबरदस्त टेंशन चल रही है और पाकिस्तान उसी तुर्की का दोस्त है। ऐसे में ग्रीस को पाकिस्तान पर रत्ती भर विश्वास नहीं। फिर यूक्रेन की जंग कब क्या मोड़ ले ले उसका भी कुछ पता नहीं। इसलिए ग्रीस पाकिस्तान को F-16 जैसा चौथी पीढ़ी का बेहद ताकतवर मल्टी रोल लड़ाकू विमान देने को तैयार नहीं। इधर भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने उनकी मांग को चुनावी स्टंट बताया और उन पर हार के डर से यू टर्न लेने का आरोप लगा दिया। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने नए छपने वाले नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें लगाने की अपील की। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर जल्द ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की भी बात कही। इस बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एनआईए की पूछताछ के लिए पंजाबी सिंगर अफसाना खान दूसरे दिन नहीं पहुंची। अफसाना खान से 1 रोज पहले ही एनआईए ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी, क्योंकि एनआईए को शक है कि अफसाना के संबंध बम्बिहा गैंग से हैं। अफसाना मूसेवाला की दोस्त बताई जाती हैं। वो कुछ दिनों पहले ही एनआईए के रडार पर आई थीं, जब कई गैंगस्टरों के ठिकानों पर रेड की गई थी, जिसके बाद एनआईए ने अफसाना खान को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आ गई। 14 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन होगा और इसी दिन रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे, जिसके बाद सभी भक्तों के लिए यह मंदिर खोल दिया जाएगा। अभी मंदिर को भव्य तरीके से बनाने का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक मंदिर निर्माण का करीब 50% काम पूरा हो चुका है। इस बीच दावा है कि डोनेस्क में यूक्रेन के हाथों मुंह की खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए फास्फोरस बम दाग दिए। यूक्रेन का कहना है कि जब डोनेस्क में रूस से कुछ करते नहीं बन रहा तो उसने इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले खतरनाक फास्फोरस बम फिर बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिनका सबूत दुनिया के सामने पेश करने के लिए सोशल मीडिया पर फास्फोरस बम का एक वीडियो भी शेयर किया गया। वीडियो को देखकर ऐसे लगा जैसे किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों, लेकिन वो आतिशबाजी नहीं बल्कि शोलों की ऐसी बरसात थी जो आसमान से मौत बनकर बरस रही थी। फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है। जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद ब खुद सुलग उठता है। उससे जोरदार आवाज के साथ हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे पटाखे फूट रहे हों। लेकिन ये घना सफेद धुआं इतना खतरनाक होता है कि इंसान के फेफड़े जवाब देने लगते हैं, इंसान की चमड़ी भी गल जाती है। रूस पर इससे पहले भी यूक्रेन में फास्फोरस बम गिराने के आरोप लगते रहे हैं। यूक्रेन ने मई में भी दावा किया था कि रूस मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करने के लिए फास्फोरस बम को हथियार बना रहा है। तब भी उस हमले का वीडियो सामने आया था। इधर बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचा दी, जिसकी वजह से वहां 35 लोगों की मौत हो गई, वहीं हजारों घर तबाह हो गए।
जबकि 6000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई। इस तूफान के असर से असम और बंगाल में भी बारिश हुई, जबकि मेघालय और मिजोरम में तेज हवाएं चली। उधर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर विवाद हो गया। उन्होंने बिना ऋषि सुनक का जिक्र किए अल्पसंख्यकों पर बयान दिया और भारत में हिजाब पहनी प्रधानमंत्री होने की बात कही। मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। आपकी पार्टी की अध्यक्षा बनने का अवसर किसी हिजाबी महिला को कब मिलेगा? भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत में अल्पसंख्यकों पर बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब फिल्म प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। अपनी इस पारी की शुरुआत वो प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट से करेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया। इस प्रोडक्शन हाउस की मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी पत्नी साक्षी होंगी। धोनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले सबसे पहले वो तमिल फिल्म बनाएंगे, जिसके हीरो विजय हो सकते हैं। उधर यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए चीन अपनी ड्रोन आर्मी की ताकत बढ़ाने में जुट गया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में एक बेहद घातक हथियार के तौर पर उभरा ड्रोन कई मौकों पर अपना लोहा मनवा चुका है। और पिछले दिनों ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा। इसकी मदद से पुतिन की सेना ने राजधानी कीव समेत कई शहरों में ऐसा तांडव किया कि वहां से आग के बवंडर उठते दिखाई दिए। दूसरी तरफ जेलेंस्की की फौज ने भी तुर्की से मिले खतरनाक बायरक्तार TB2 ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से कई मोर्चों पर पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा किया। इसीलिए ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटे शी जिनपिंग इस मामले में भी पिछड़ना नहीं चाहते और चीन ने अपने नए शक्तिशाली स्कॉर्पियन D ड्रोन की पहली उड़ान का एक वीडियो जारी किया। 4 इंजन वाला ये ड्रोन किसी कार्गो प्लेन से कम नहीं है। मतलब ये दुश्मन पर बम बरसाने के साथ ही जंग के वक्त हथियार और दूसरी जरूरी चीजें सप्लाई करने के भी काम आएगा। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया। इस पद के लिए हाल ही में हुए चुनाव में उन्होंने पार्टी नेता शशि थरूर को हराया था, जिसके बाद दिल्ली में पार्टी दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस दौरान उन्होंने पार्टी में युवाओं को आगे लाने का भरोसा दिया। 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। इस मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। उधर मलेशिया में हो रहे सुल्तान जोहर कप में जब भारत की जूनियर हॉकी टीम ने जापान को हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान उत्तम सिंह समेत 5 खिलाड़ियों ने गोल दागे, जबकि जापान की टीम एक गोल ही करने में कामयाब रही। भारतीय टीम पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार गई थी। भारतीय टीम अब तक हुए 3 मैचों में 2 में जीत हासिल कर चुकी है। सुल्तान जोहर कप में भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस बीच रूस की सेना ने मेलिटोपोल और निप्रो समेत कई शहरों पर रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार कर वहां तबाही मचा दी। ये हमला पुतिन की एक बैठक के बाद किया गया। दावा है कि उस बैठक में पुतिन ने सेना को यूक्रेन पर जोरदार हमला करने की खुली छूट दे दी, जिसके बाद रूसी सेना ने रॉकेट की बारिश कर यूक्रेन के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन के सैनिक यूक्रेन की सेना पर कहर ढाते दिखे। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूस ने यह हमला BM-27 उरागन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया, जो चंद सेकंड में कई रॉकेट दागने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन पर मानो रॉकेट की बरसात होने लगी। लॉन्चर से निकलते ही आग उगलते रॉकेट ने ठिकानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। धमाके के साथ वहां आग के बड़े बड़े गोले उठते नजर आए। हालांकि पुतिन की फौज ने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई, जबकि उसके हथियारों के कई गोदाम जलकर राख हो गए। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं। बताया जा रहा है कि रूसी सेना का हमला इतना जोरदार था कि जेलेंस्की के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वीडियो में आग उगलते रॉकेट हर चीज को जलाकर राख करते दिखाई दिए। रूस के इस ताकतवर हथियार से किए गए हमले की वजह से पूरा इलाका दहल गया। जिस जगह पर भी रॉकेट गिरे वहां सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और रूस का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन के 100 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी सेना ने कुछ इसी तरह का हमला मेलिटोपोल शहर पर भी किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर की एक सड़क पर लोगों को थर्रा देने वाला धमाका होता दिखा। बताया गया कि रूस की सेना ने शहर के टेलीविजन सेंटर को ध्वस्त करने के लिए आसमान से बम गिराए थे, लेकिन धमाका वहां से थोड़ी दूरी पर हुआ। टेलीविजन सेंटर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन धमाके की चपेट में वहां से गुजर रही एक कार आ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें कार के ठीक पीछे ब्लास्ट होता नजर आया। धमाका होते ही वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। हमला इतना ताकतवर था कि उसकी चपेट में आकर कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया।
हालांकि इसके बाद भी कार वहां से निकल गई। रूस की सेना ने इसी तरह निप्रो शहर पर भी मिसाइल से अटैक किया। जो वीडियो सामने आया उसमें शहर के एक इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। बताया गया कि रूस के इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इधर मुफ्त चुनावी वादों पर चुनाव आयोग की लगाम लगाने की पहल का राजनीतिक दलों ने विरोध किया। आयोग ने सभी पार्टियों को चुनाव के वक्त एक फॉर्म भरने का प्रस्ताव दिया था जिसमें यह बताना होगा कि चुनावी वादे पूरे करने के लिए पैसा कहां से आएगा। चुनाव आयोग ने इस पर सभी पार्टियों से 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा था, जिसका कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने विरोध किया। इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन ही नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी समेत कई दूसरी पार्टियों का जवाब आना बाकी है। उधर केदारनाथ धाम के गर्भगृह को सोने से मढ़ा गया। इसके लिए मुंबई के एक कारोबारी ने 230 किलो सोना दान दिया, जिससे गर्भगृह की दीवारों और छत को भव्य रूप दिया गया। सोने की परत चढ़ाने का काम 19 कारीगरों ने मिलकर 3 दिन में पूरा किया। इस बीच रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके नए सैनिक युद्ध में उतरने से पहले जोरदार अभ्यास करते दिखाई दिए। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने यूक्रेन भेजने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती करने का ऐलान किया था, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार से वहां जंग लड़ रहे पुतिन के सैनिक बेहाल हो चुके हैं। कई मोर्चों से तो पुतिन की फौज को पीछे तक हटना पड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिणी खेरसोन के कुछ इलाकों को यूक्रेन की सेना ने फिर हासिल कर लिया है। मतलब यह कि यूक्रेन में पुतिन की सेना को ज़ेलेंस्की की फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसी वजह से पुतिन को यह डर सताने लगा है कि उनके हाथ से कब्जा किए गए यूक्रेन के इलाके कहीं फिसल न जाएं। इसीलिए उन्होंने जंग में हार के डर से यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने का फैसला कर लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती शुरू हुई। अलग अलग इलाकों में बने ट्रेनिंग कैंपों में जवानों को तैयार किया जाने लगा ताकि वो जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। रूस की सेना के एक ट्रेनिंग कैंप का वीडियो भी सामने आया जिसमें जंग में उतरने से पहले नए सैनिक T-80 टैंक चलाते और उससे ताबड़तोड़ गोले दागते नजर आए, जबकि कुछ सैनिक कैंप में AK-12 राइफल चलाने और ग्रेनेड फेंकने के गुर सीखते दिखे। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें जंग में उतरने से पहले पुतिन के नए सैनिक बारूदी सुरंगें लगाने और उनमें धमाका करने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए, जबकि वहां मौजूद कुछ सैनिक राइफल चलाने और हाथों के बल तेजी से आगे बढ़ने का अभ्यास करते रहे। उधर युद्ध के बीच रूस ने एंटी टैंक मिसाइल दागने की ट्रेनिंग तेज कर दी। माना जा रहा है कि रूस ने जंग की इस तैयारी के जरिए पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जिसके तहत पुतिन की फौज ने पूर्वी साइबेरिया के एक इलाके में घातक हथियारों के साथ पसीना बहाया। रूस की तरफ से जारी वीडियो में सेना के जवान एक के बाद एक कई एंटी टैंक मिसाइलें दागते दिखाई दिए। उन्होंने तय टारगेट पर जोरदार हमले किए जिससे वो इलाका कई घंटों तक लगातार गूंजता रहा। असल में रूसी सेना यूक्रेन से लड़ने के साथ साथ उन पश्चिमी देशों को भी आंखें दिखा रही है जो उसके दुश्मन के साथ खड़े हैं, यानी जो जंग की शुरुआत से यूक्रेन की मदद करने में जुटे हैं। और उन्हीं देशों की बदौलत यूक्रेन पिछले 8 महीने से रूस जैसे महाशक्तिशाली देश का सामना कर रहा है। और अब तो यूक्रेन के साथ खड़े पश्चिम के कई देशों ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पुतिन उन देशों को कई बार यूक्रेन की मदद करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। और इसीलिए रूस के सामने यूक्रेन के अलावा अब कई और देशों से लड़ाई लड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। मतलब रूस ने यूरोप के कई देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है और उसे कभी भी उन देशों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि रूसी सेना हर मोर्चे पर उनका मुकाबला करने की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में वो रूस के अलग अलग इलाकों में लगातार ट्रेनिंग ले रही है ताकि वक्त पड़ने पर वो पूरी ताकत से अपने दुश्मन पर अटैक कर सके। इस बीच कनाडा के ओंटारियो में दिवाली मना रहे भारतीय मूल के लोगों और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा हुआ और दिवाली के जश्न में खलल पड़ने से नाराज भारतीय मूल के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वहां काफी देर तक दोनों गुटों के बीच झड़प भी हुई। आरोप है कि भारतीय मूल के लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, तभी खालिस्तान समर्थकों का गुट वहां पहुंचा था। इधर बिहार के गया में ब्रेक फेल होने से मालगाड़ी के 58 में 53 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन के डीरेल होने से डिब्बों के परखचे उड़ गए। उनमें लदा कोयला पटरियों पर बिखर गया। इस हादसे के बाद गया कोडरमा रूट बंद हो गया। हालांकि कुछ घंटों के अंदर ही पटरियों से डिब्बों और वहां बिखरे कोयले को हटा दिया गया। उधर यूक्रेन में जंग के बीच पुतिन के हजारों सैनिक और टैंक बेलारूस पहुंच गए, जो नेटो और यूक्रेन दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस के सैनिकों और हथियारों के बेलारूस पहुंचने का सीधा मतलब है एक बड़ा खतरा जो धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ रहा है और रूस की मिसाइलों और ड्रोन से जल उठे कीव को पूरी तरह खत्म कर सकता है।
रूस के आक्रामक रुख से पश्चिमी देश थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन का साथ देने वाला नेटो पहले दिन से पुतिन के निशाने पर है। बस इंतजार है पुतिन के सब्र के बांध के टूटने का, क्योंकि वो दिन किसी कयामत से कम नहीं होगा। माना जा रहा है कि पुतिन बेलारूस में सैनिक, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजकर कयामत के उसी दिन की भूमिका बांध रहे हैं, वरना वो ये काम डंके की चोट पर क्यों करते? और रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के बेलारूस पहुंचने का वीडियो क्यों जारी किया जाता? बेलारूस है तो यूक्रेन का पड़ोसी, लेकिन दोस्ती रूस से निभाता है। और कुछ दिन पहले ही उसने ऐलान किया था कि नेटो के हमले से बचने के लिए रूस और बेलारूस जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बना रहे हैं। बेलारूस ने दावा किया कि यह फोर्स उसके पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात होगी, लेकिन माना जा रहा है कि यह सब कीव हड़पने का प्लान है और रूस और बेलारूस की जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर नहीं, बल्कि बेलारूस और यूक्रेन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि पुतिन और लुकाशेंको की नजर कीव पर है, जिस पर मिसाइल बरसाने के बाद उस पर हजारों सैनिकों के हमले की तैयारी है, क्योंकि कीव को अंधेरे में डुबोकर और उस खूबसूरत शहर को खंडहर में बदलकर पुतिन ने आधा काम कर लिया है और बचा कुचा काम जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स करेगी, क्योंकि पुतिन ये जाहिर कर चुके हैं कि वो कीव का फैसला करके ही दम लेंगे। 24 फरवरी को जंग शुरू होने के करीब 1 महीने के बाद पुतिन की सेना कीव छोड़ चुकी थी, जिससे वहां के लोगों ने चैन की सांस ली थी, लेकिन पुतिन वहां लौटे और ऐसा लौटे कि बाइडेन एंड कंपनी देखती रह गई, क्योंकि कीव पर बरसती मिसाइलों को कोई नहीं रोक पाया। पुतिन पर आरोप लगे, लेकिन दुश्मन के किसी हथियार ने उनका रास्ता नहीं रोका। नतीजा ये हुआ कि कीव जल उठा और पश्चिमी देश यूक्रेन की राजधानी की बर्बादी का तमाशा देखते रहे। और अब खबर है कि पुतिन के सैनिक कभी भी कीव पर धावा बोल देंगे, वो भी बेलारूस के रास्ते, क्योंकि छोटा सा बेलारूस रूस के बड़े काम आ सकता है। बेलारूस यूक्रेन जंग के पहले दिन से पुतिन का साथ दे रहा है। एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब उसने रूस का साथ छोड़ा हो, और इसीलिए पुतिन अपने दोस्त लुकाशेंको पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि 50,000 सैनिकों और मामूली हथियारों वाली बेलारूस की सेना अकेले कुछ खास नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर उसे रूस का साथ मिला और पुतिन ने बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर काम की चाल चल दी, तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि बेलारूस के बॉर्डर से कीव महज 225 किलोमीटर ही दूर है और पुतिन वहीं से अपने सैनिकों को कीव की ओर भेज सकते हैं। खबर थी कि पुतिन करीब 9,000 रूसी सैनिक बेलारूस भेजने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये सैनिक मौका मिलते ही कीव की ओर कूच कर देंगे, क्योंकि अब रूस का टारगेट कीव है और वो उससे भटकना नहीं चाहता। इस बात का अंदाजा पश्चिमी देशों को भी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन ने दावा किया था कि बेलारूस की आड़ में पुतिन दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया बेलारूस की नेटो से खतरे वाली बात पर फोकस करे और पीछे से उनकी सेना यूक्रेन में घुस जाए। वो अलग बात है कि बेलारूस लगातार ऐसे वीडियो जारी कर रहा है जिनमें ट्रेनों में भर भर कर रूस की सेना की गाड़ियां बेलारूस पहुंचती दिखी। ये ताजा वीडियो भी उसी का हिस्सा है। फर्क बस इतना कि इस बार वीडियो बेलारूस ने नहीं, रूस ने जारी किया। मतलब यूक्रेन जंग में बेलारूस का रोल बढ़ गया है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पुतिन परमाणु हथियार भी तैनात कर सकते हैं और अपने सैनिक भी भेज सकते हैं। मतलब इस बात का चांस बढ़ गया है कि पुतिन कीव की ओर चल पड़े हैं और उसे हथियाने का मूड बना चुके हैं। इधर जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने ऋषि सुनक पर किए उनके एक ट्वीट का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और सड़क पर उतरकर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी। इस बीच यूक्रेन जंग में डर्टी बम वाली साजिश की गूंज भारत तक पहुंच गई। रूसी रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात कर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसके नाम का जिक्र होने से ही दुनिया भर के देश दहशत में हैं, क्योंकि दावा है कि ये डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसी तबाही मचाने की ताकत रखता है, जिसके फटने के बाद फैलने वाला भयानक रेडिएशन पूरे इलाके को बर्बाद कर देता है। क्योंकि इस बम के अंदर विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जाता है और बम में धमाका होते ही ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में बिखर जाता है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन पर डर्टी बम की साजिश तैयार करने का आरोप लगाया है। Оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. हालांकि इस मुद्दे पर रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया और दोनों देशों को आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने की नसीहत दी। उधर नेटो ने रूस के आरोपों को दुनिया को गुमराह करने की कोशिश बता दिया, क्योंकि भारत से पहले रूस के रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों से भी फोन पर चिंता जता चुके हैं। इसीलिए रूस के बदले तेवरों ने नेटो को हैरान कर दिया, क्योंकि ये वही पुतिन हैं जो पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देते आ रहे हैं। ऐसे में नेटो को आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है
और वहां से निकलने से पहले यूक्रेन की जमीन पर जानबूझकर डर्टी बम फोड़ने की फिराक में है ताकि उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ा जा सके। Russia often accuses others for what they intend to do themselves. अमेरिका की ओर से भी रूस को चेतावनी दी गई कि यूक्रेन में डर्टी बम का इस्तेमाल करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इधर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए। भ्रष्टाचार के आरोप में अनिल देशमुख पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं और पिछले हफ्ते सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन और उनकी कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप की राहें अलग हो गईं। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। दावा है कि रूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जंग लड़ रहे हैं और जेलेंस्की के सैनिकों पर जोरदार प्रहार कर उन्हें उनके ही इलाके से खदेड़ने में जुटे हैं। दावा किया जाता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप को पुतिन की कसाई ब्रिगेड भी कहा जाता है। ये तक कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रमजान कादिरोव के लड़ाकों से भी ज्यादा खतरनाक और बेरहम होते हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच दरार पड़ गई है और जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप पुतिन के आदेशों को दरकिनार कर खुद ही फैसले ले रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि वैगनर ग्रुप का पुतिन से मोहभंग हो चुका है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के सैनिकों के साथ जंग लड़ने से इनकार तक कर चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना उन इलाकों में पुतिन की फौज पर भारी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप इस बात से नाराज है कि पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए जोरदार तरीके से वार नहीं कर रहे हैं। उसका कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप ये चाहता है कि यूक्रेन पर जल्द से जल्द रूस की फौज कब्जा जमा ले, चाहे इसके लिए पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु बम ही क्यों न दागना पड़े। लेकिन पुतिन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक बार न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, जबकि वैगनर ग्रुप को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो किसी भी सूरत में यूक्रेन को तबाह करना चाहता है। इसी वजह से वैगनर ग्रुप को ये लगने लगा है कि पुतिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जबकि एक वक्त ऐसा था जब वैगनर ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ पुतिन पर ही भरोसा था और पुतिन भी वैगनर ग्रुप पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। दावा तो यह तक किया जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार और बेरहम लड़ाके जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे और जैसे ही जंग का बिगुल बजा, इसके लड़ाके जेलेंस्की की सेना पर काल बनकर टूट पड़े थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने न सिर्फ मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना की मदद की थी, बल्कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के लिए भी इस किलर आर्मी ने वहां जमकर कहर ढाया था। मारियोपोल के बाद इसके लड़ाकों ने डॉनबास के कई इलाकों में भी कत्लेआम मचा दिया था। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि बूचा नरसंहार में पुतिन की सेना के खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और शहर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच में दरार पड़ गई है। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप ने पुतिन का साथ छोड़ दिया है और अगर ऐसा है तो ये रूस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोदाम में अचानक आग लगने से दहशत मच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें इमारत से आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसने चंद सेकंड में पूरे इलाके को ढक लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन तब तक आग इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाट का जायजा लेने के दौरान घायल हो गए। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी और मीडिया के सामने कुर्ता हटाकर पैर और पेट पर लगी चोट दिखाई। पैर वाला भी अभी भी है, बिहार सरकार थोड़ा सा सचेत रहना है। नीतीश कुमार को चोट तब लगी जब वो पटना में छठ पूजा की तैयारियां देखने पहुंचे। उधर खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को खराब खाना मिलने पर बीसीसीआई ने आईसीसी से शिकायत की। T20 वर्ल्ड कप में हॉलैंड के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलने भारतीय टीम सिडनी पहुंची, जहां उन्हें प्रैक्टिस के दौरान खराब और ठंडा खाना दिए जाने का आरोप है। यही नहीं, टीम इंडिया को अभ्यास के लिए ऐसी जगह दी गई जो होटल से 42 किलोमीटर दूर है, लिहाजा टीम ने प्रैक्टिस से इनकार कर दिया। इस बीच भारत के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला है। तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने सैकड़ों लोगों की एक साइबर आर्मी बनाई थी, जिसका मकसद इंटरनेट पर भारत के खिलाफ जहर उगलना था, ताकि इंटरनेट पर पाकिस्तान धड़ल्ले से झूठ फैला पाए।
पाकिस्तान की इस साजिश का पता तब चला जब तुर्की के गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़ी कुछ जानकारियां बताई। पता चला है कि 2018 में इमरान खान की सरकार ने तुर्की के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसे इस कदर खुफिया रखा गया कि पाकिस्तान के गृह विभाग के कर्मचारियों को भी इसकी खबर नहीं लगी। उस वक्त गृह मंत्रालय खुद इमरान खान ही संभाल रहे थे, जबकि गृह राज्य मंत्री शहरयार खान अफरीदी थे। दोनों का कहना था कि अमेरिका उनके खिलाफ इंटरनेट पर मुहिम छेड़े हुए है। इसका आक्रामक तरीके से जवाब देने के लिए एक टीम की जरूरत है, लेकिन तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने एक पूरी की पूरी साइबर आर्मी तैयार कर ली। पता चला है कि शुरू से पाकिस्तान का मकसद केवल भारत के खिलाफ झूठ फैलाना ही था। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दुकान के सामने खड़ी एक बच्ची को एक कार ने टक्कर मार दी। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें एक बेकाबू कार बच्ची को जोरदार टक्कर मारते हुए दिखाई दी। वीडियो में दिखा कि कार वाले ने अचानक कार को गली के अंदर की तरफ मोड़ा और वहां खड़ी दूसरी कार से बचने के लिए उसे दाईं ओर घुमा दिया। ऐसा करते ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बच्ची से जा टकराई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बनाए जा रहे थे। ये वही ड्रोन हैं जिनके लिए रूस और ईरान के बीच डील की खबर है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन तो रूस की फौज बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रही है, जबकि ज़ेलेंस्की दावा कर चुके हैं कि अरश 2 ड्रोन भी जल्द ही रूस की फौज के पास पहुंचने वाले हैं। अब माना जा रहा है कि सीरिया की हथियार फैक्ट्री में हुआ धमाका ईरान को बड़ा झटका साबित होगा। मतलब ये कि अब जो हथियार रूस की फौज को भेजे जाने थे उसमें लंबा वक्त लग सकता है। यही कारण है कि ईरान के लिए यह हमला बहुत बड़ा झटका है, ऐसा झटका जिसकी वजह से वो बुरी तरह छटपटा रहा है। अगर ईरान ने इजराइल के हमले का जवाब दिया तो दुनिया एक नई जंग की चपेट में आ जाएगी। अमेरिका और यूरोप अगर इजराइल के साथ खड़े होंगे तो रूस इस जंग में ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। जंग के 245वें दिन कादिरोव ने जो चेतावनी दी वो यूक्रेन के लोगों की सांसें रोक सकती है। अपने लड़ाकों पर हुए हमले के बाद कादिरोव गुस्से की आग में जल रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की से ऐसा इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप जाए। कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके चेतावनी दी कि वो यूक्रेन के शहरों को नक्शे से मिटा देंगे। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए उसके शहरों को आग के हवाले कर देंगे। कादिरोव ने धमकी दी कि वो यूक्रेन से उसका सब कुछ छीन लेंगे और इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला करने की तैयारी कर ली है। वो साफ कह रहे हैं कि अब ये कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक जंग है, एक ऐसी जंग जिसमें सब कुछ जायज है। और कादिरोव के इस गुस्से की वजह है एक रोज पहले हुई उनके 40 से ज्यादा लड़ाकों की मौत, जो यूक्रेन की सेना की मिसाइलों का शिकार बन गए थे। खैरसौन में कादिरोव के ठिकाने पर ज़ेलेंस्की के जवानों ने इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि उनके लड़कों को भागने तक का मौका नहीं मिला। दावा किया गया कि मिसाइलों की ताबड़तोड़ मार से 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों की मौत हो गई। जो बच गए थे वो भी बुरे हाल में दिखाई दिए और माना जा रहा है कि अपने लड़ाकों का ऐसा हाल देखकर कादिरोव की आंखों में खून उतर आया। वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में खाने लगे। गुस्से की आग में जल रहे कादिरोव ने ज़ेलेंस्की से सबसे बड़ा बदला लेने की धमकी दे दी और उनकी इसी चेतावनी के बाद माना जा रहा है कि जंग का नवा महीना यूक्रेन के लिए बर्बादी ला सकता है, क्योंकि कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके कत्लेआम मचा सकते हैं। बमों की ऐसी बारिश कर सकते हैं कि शहर के शहर खंडहर में बदल जाएं। बेरहम चेचन लड़ाकों से दया की उम्मीद नहीं की जाती। उनके जंग में उतरते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है और इसके पीछे की वजह है उनकी सख्त ट्रेनिंग और अपने कमांडर कादिरोव के लिए उनकी वफादारी, जिनका आदेश मिलते ही वो कहीं भी तबाही मचाने के लिए टूट पड़ते हैं। माना जाता है कि कादिरोव अपने लड़ाकों को जान से भी ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए जब यूक्रेन के हमले में उनके लड़ाकों की मौत हुई तो कादिरोव आग बबूला हो गए। 8 महीने से चल रही जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब कादिरोव ने पूरे के पूरे यूक्रेन को मिटा देने की कसम खाई हो। हालांकि कुछ रोज पहले उन्होंने पुतिन को एक ऐसी सलाह दी थी जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई थी। कादिरोव ने लंबी खिंच रही जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की वकालत की थी और पुतिन से एक छोटा परमाणु बम यूक्रेन के किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी ताकि ज़ेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो घुटने टेक दें। ये और बात है कि उनके आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। माना जा रहा है कि इस बात से भी कादिरोव खासे नाराज हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही नहीं चाहती। कादिरोव कई बार पहले भी रूसी सेना को लताड़ चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला किया जाए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो
और इसके लिए कादिरोव ने रूसी सेना को पूरी ताकत से हमला करने की नसीहत दे दी। इसके साथ उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को खुली छूट देने की भी अपील की, क्योंकि वो अब जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। पूरे यूक्रेन को रूस का बताने वाले कादिरोव वहां कहर बरपा देना चाहते हैं। वो यूक्रेन को किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने अपने 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया, जिनका यूक्रेन की सेना से लड़ने का एक वीडियो खुद कादिरोव ने जारी किया था। उनके तीनों बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे और अब पश्चिमी मीडिया ने उनके बेटों का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो यूक्रेन के 2 जवानों को बंधक बनाकर लाते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि उनके बेटों ने युद्ध बंदियों को गुलामों की तरह कादिरोव के सामने पेश किया और हंसते हुए कादिरोव ने इसे अपने बेटों का तोहफा बताते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ भी की, जबकि पश्चिमी मीडिया ने इसे कादिरोव की क्रूरता करार दिया। बहुत बड़ी खबर है, ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी पर इजराइल की तरफ से बहुत बड़े हमले की खबर है। यह हमला हुआ तो सीरिया में है, लेकिन दावा है कि वहां ईरान का हथियारों का कारखाना चलाया जा रहा था। सीरिया में यह हमला उस जगह पर हुआ जिस जगह पर ईरान की फौज का कब्जा बताया जाता है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव बढ़ा है। खासतौर पर यूक्रेन की जंग में ईरान की भूमिका बढ़ने की वजह से इजराइल लगातार उसका विरोध कर रहा है, लेकिन इजराइल का यह हमला बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकता है। मतलब कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच जंग का एक नया मोर्चा बनता साफ दिख रहा है। ईरान की फौज पर यह बीते कुछ महीनों का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, एक ऐसा हमला जो इजराइल और ईरान के बीच जंग की वजह बन सकता है, क्योंकि हथियारों की जिस फैक्ट्री पर इस बार इजराइल ने हमला किया माना जा रहा है वो ईरान के लिए बेहद जरूरी थी। इसीलिए इजराइल ने वहां हवाई हमले कर ईरान को चौंका दिया। ये हमले इतने जोरदार बताए गए कि ईरान की हथियारों की ये फैक्ट्री पूरी तरह खाक हो गई। सीरिया में ईरान की फौज पर इजराइल के हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार के हमले पिछले हर हमले से ज्यादा बड़े पैमाने पर किए गए। हथियारों की एक फैक्ट्री ही नहीं बल्कि वायुसेना के एक बेस को भी ठिकाना बनाया गया। जिस जगह ये हमला हुआ वो लेबनान से लगने वाली सीमा के बेहद करीब है। वहाँ ईरान की वायुसेना ने एक अस्थायी अड्डा बनाया हुआ था जो हमलों में तबाह हो गया। हालांकि इन हमलों में ईरान के किसी सैनिक की मौत की खबर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इन हमलों की वजह से ईरान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। इन हमलों का जवाब देने की ईरान की फौज ने पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि ये वीडियो जारी करने का मकसद केवल इजराइल को होशियार करना है। और ईरान के भड़कने की बहुत बड़ी वजह है हमलों की टाइमिंग। ये हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन की जंग में ईरान खुद शामिल हो चुका है, क्योंकि ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल रूस की फौज इस वक्त बड़े पैमाने पर कर रही है, जबकि अमेरिका और यूरोप को यह बात कतई रास नहीं आ रही। ईरान अब भी इस बात से इनकार कर रहा है कि उसके बनाए ड्रोन का इस्तेमाल रूस की फौज कर रही है। ईरान पर लगे सख्त आर्थिक प्रतिबंध उसे हथियार बेचने की इजाजत नहीं देते। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश ईरान से हथियार खरीद भी नहीं सकते। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। यह ड्रिल पुतिन की निगरानी में हो रही है। रूस के सरकारी चैनल पर इसका सीधा प्रसारण हुआ जिसे खुद पुतिन ने देखा। रूस ने ड्रिल में जमीन, पानी और हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया। रूस की इस ड्रिल का नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज। यह ड्रिल ऐसे समय में हो रही है जब नेटो के 14 देश नॉर्थ सी के ऊपर परमाणु अभ्यास कर रहे हैं और नेटो की यह न्यूक्लियर ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी। यानी खतरा बढ़ गया है क्योंकि रूस ने भी परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है जिसकी निगरानी खुद पुतिन कर रहे हैं। पिछले साल यह ड्रिल रूस ने फरवरी में की थी, लेकिन इस बार रूस ने पानी, जमीन और हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइलों से अक्टूबर में अभ्यास किया। इन मिसाइलों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जो चलती है तो सीधा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच जाती है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है। रूस ने जमीन, पानी और हवा तीनों जगह इन मिसाइलों से युद्ध अभ्यास किया, जिसका सीधा प्रसारण खुद पुतिन ने देखा। रूस के सरकारी चैनल पर जब ड्रिल का टेलीकास्ट हो रहा था तो पुतिन के सामने एक स्क्रीन पर ड्रिल की तस्वीरें थीं और दूसरी पर रूस के बड़े बड़े अधिकारी। यही नहीं, पुतिन ने अमेरिका को इसकी औपचारिक जानकारी भी दी और ठीक उसी समय परमाणु हमले का अभ्यास किया जब नेटो के 14 देश भी ऐसी ड्रिल कर रहे थे। यह खबर मिलने पर बाइडेन ने बिना देर किए पुतिन को चेतावनी दे डाली थी और उनसे बोल दिया था कि वो गलती से भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न करें। लेकिन पुतिन तो पुतिन है। उन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल करके बाइडेन को ठेंगा दिखा दिया और उन्हें बता दिया कि वो किसी चेतावनी या धमकी से नहीं डरते, क्योंकि पुतिन का रूस की न्यूक्लियर ड्रिल देखना और दुनिया भर में इसका प्रसारण होना यह जाहिर करता है कि रूस ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। क्योंकि 17 अक्टूबर को जब नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हुई थी, पुतिन ने तभी से यह इशारा करना शुरू कर दिया था कि उनकी सेना भी परमाणु अभ्यास करेगी, वो भी उसी समय जब नेटो परमाणु अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, खबर आई कि पुतिन ने नेटो के B-52 बॉम्बर के जवाब में अपने 11 न्यूक्लियर बॉम्बर मैदान में उतार दिए थे और उन्हें फिनलैंड और नॉर्वे सीमा के पास तैनात कर दिया था।
फिनलैंड वो देश है जो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और नॉर्वे पहले से नेटो का हिस्सा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका की सैटेलाइट ने रूस के TU-160 और TU-95 विमानों की मूवमेंट की तस्वीर भेजी है, जिन्हें फिनलैंड और नॉर्वे की सीमाओं के पास एक एयरबेस पर तैनात किया गया था और इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 11 थी, जिनमें 7 TU-160 और 4 TU-95 शामिल थे। यही नहीं, अगले ही दिन खबर आई थी कि रूस के TU-95 ने अमेरिका के अलास्का की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उसे खदेड़ दिया था। यानी पुतिन नेटो को न्यूक्लियर ड्रिल के पहले दिन से तंग कर रहे हैं और अक्टूबर खत्म होते होते उन्होंने रूस का परमाणु अभ्यास भी शुरू करवा दिया। और रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल का नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज, जिसके जरिए पुतिन सीना तान कर नेटो को ललकार रहे हैं। वो भी तब जब बाइडेन ने एक दिन पहले ही उनसे कहा था कि अगर पुतिन इस तरह के कदम उठाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन पुतिन ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी और वही किया जो वो हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने नेटो ड्रिल के दौरान ही अपनी परमाणु मिसाइलों का दम दिखाया और पश्चिमी देशों को बता दिया कि वो किसी से नहीं डरते और जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें खतरनाक हथियार चला सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दुकान के सामने खड़ी एक बच्ची को कार ने टक्कर मार दी। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक बेकाबू कार बच्ची को जोरदार टक्कर मारते हुए दिखाई दी। वीडियो में दिखा कि कार वाले ने अचानक कार को गली के अंदर की तरफ मोड़ा और वहां खड़ी दूसरी कार से बचने के लिए उसे दाईं ओर घुमा दिया। ऐसा करते ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बच्ची से जा टकराई। हद तो तब हो गई जब कार वाला रुकने के बजाय तेज रफ्तार से फरार हो गया। तोड़ी, मेरी लड़की को हिट किया। हालांकि गनीमत यह रही कि कार से टकराने के बाद बच्ची दूसरी तरफ गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान के शिराज शहर में एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया गया कि 3 हमलावरों ने शहर के एक इलाके में मौजूद शिया मुसलमानों के एक धर्मस्थल पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां मौजूद 15 लोग मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग गोली लगने से घायल हैं। इस आतंकी हमले के बाद वहां भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 हमलावरों को पकड़ लिया, जबकि एक फरार हो गया। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, हमलावर में एक फरार है और पुलिस को तलाश है कि तीसरे हमलावर को पकड़ा जाए और इस राजनीतिक अव्यवस्था का फायदा उठाकर तकफीरी टेररिस्ट कहते हैं, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया होगा। और आपको याद होगा महसा अमीनी, जिनकी 16 सितंबर को मौत हो गई थी, उसके बाद राजनीतिक अव्यवस्था का माहौल है ईरान में और उसी राजनीतिक अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए ये आतंकी हमला किया गया है और अंदेशा जताया जा रहा है कि आईसिस के लोग इसके पीछे हो सकते हैं। शुक्रिया नीरज आपका। उधर यूक्रेन की जंग में बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया है। कादिरोव ने रूस के मुसलमानों से खुली अपील की है कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यूक्रेन को पुतिन के कदमों में लाकर रख दें, ताकि 8 महीने से चल रही यूक्रेन की जंग का रूस की जीत के साथ दी एंड किया जा सके। सामने आए वीडियो में रमजान कादिरोव यूक्रेन में रूस का झंडा गाड़ने के लिए इतने बेताब दिखे कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर यूक्रेन में लाशें ही लाशें बिछाने की कसम ही खा ली। रमजान कादिरोव ने दो टूक कहा कि वो जापोरिजिया या खैरसॉन में नहीं रुकने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा यूक्रेन ही रूस का है। उन्होंने ये तक कहा कि भले ही यूक्रेन के साथ अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। बल्कि रूस के नागरिकों को हथियार उठाने को मजबूर करने के लिए कादिरोव ने उन्हें इस्लाम का वास्ता भी दिया और कहा कि जो भी यूक्रेन में लड़ने जाएगा उसे शैतानों का कत्ल करने का मौका मिलेगा। मतलब कादिरोव ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान ही बता दिया। इतना ही नहीं, कादिरोव ने अपने वीडियो मैसेज में यूक्रेन के सैनिकों का वो खौफनाक हश्र करने की धमकी दी कि किसी की भी रूह कांप उठे। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल भी कादिरोव की ही भाषा बोल रही है। बीती रात उसकी बैठक में यूक्रेन से शैतानों को खत्म करने की बात कही गई। यानी रूस यूक्रेन की लड़ाई को धर्म की लड़ाई बनाने की कोशिश में लगा है, ताकि रूस के लोगों को भड़काया जा सके। अब तक वो यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को नाज़ी कहता आ रहा था, लेकिन अब रूस 2 कदम आगे बढ़कर उसे शैतान बताने पर तुला है। इस बीच अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खर्तूम में सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। वहां सैन्य तख्तापलट का 1 साल पूरा होने पर लोग विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन पर सेना के जवानों ने ऐसी सख्ती दिखाई कि उनकी जान पर बनाई।
सैकड़ों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जानकारी के मुताबिक पिछले साल हुए सैन्य तख्तापलट से नाराज लोगों ने उसकी पहली बरसी पर एक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सेना के हाथों में कमान आते ही सूडान की हालत खराब हो गई। इस दौरान राजधानी खर्तूम की सड़कों पर हजारों लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लिए नजर आए, जिन्हें खदेड़ने के लिए सेना ने जोरदार लाठीचार्ज भी किया। उधर खबर है कि तुर्की ने दावा किया कि उसने उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों की कमर तोड़ दिया और उनके 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए हैं। कुर्द लड़ाकों को आतंकी बताने वाला तुर्की लगातार उन्हें निशाना बना रहा है और उत्तरी इराक में एक बार नहीं बल्कि कई बार एयर स्ट्राइक कर चुका है। 2 दिन पहले ही उसने वहां घुसकर 9 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया था, जिसके अगले दिन उसने इस एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसका लड़ाकू विमान टारगेट पर बम बरसाता दिखा, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। कुछ दिन पहले भी तुर्की उत्तरी इराक में करीब 140 किलोमीटर अंदर घुस गया था और दावा किया था कि उसने कुर्द लड़ाकों के 16 ठिकाने उड़ा दिए, जिसके बाद खबर आई कि तुर्की की इस हरकत से इराक नाराज है, लेकिन कुर्द लड़ाकों को खत्म करने पर उतारू तुर्की नहीं रुक रहा, क्योंकि उसने कुर्द लड़ाकों की बर्बादी का दावा करने वाला एक और वीडियो जारी कर दिया, जिसमें हथियार ही हथियार नजर आए, जिनके साथ तुर्की के सैनिकों ने तस्वीरें खिंचवाई और फिर सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर कर दिया गया। ये वीडियो शेयर करने के बाद तुर्की ने दावा किया कि पिछले 6 महीने में तुर्की ने बड़ी तादाद में कुर्द लड़ाकों को मारा और उनके 1043 हथियार जब्त किए, जिनमें रूस में बना मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। मतलब ऐसी मिसाइलें जिन्हें कंधे पर रखकर दागा जा सकता है और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया जा सकता है। तुर्की ने दावा किया कि कुर्द लड़ाकों ने इस हथियार से उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यानी तुर्की सीधा तो नहीं बोल रहा, लेकिन घुमा फिराकर रूस का नाम ले रहा है और आरोप लगा रहा है कि कुर्द लड़ाके रूस में बना हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब कार्रवाई के लिए पहुंचे एक दारोगा को लोगों ने बंधक बना लिया और उन पर महिलाओं से बदसलूकी के आरोपियों को छोड़ने का इल्जाम लगाया। कितना रुपया लेके आए? लोगों ने आरोप लगाया कि दारोगा ने आरोपियों को छोड़ने के बदले में उनसे मोटी रिश्वत ली। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में डीजल से भरे एक टैंकर के पलटने से आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग आग में झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन राहत बचाव में जुट गया। मांग करता हूं कि तत्काल घटना की जांच कराना चाहिए। टैंकर में आग लगने के बाद कुछ लोग उसे देखने पहुंच गए, जिससे वो भी उसकी चपेट में आ गए। इस बीच एक से बढ़कर एक हथियार बनाने वाले इजराइल ने अब अपने जंगी जहाजों को दुश्मन की मिसाइलों की बचाने के लिए ऐसा दमदार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाया है जो कि पूरी तरह से डिजिटल है। इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल ने इस सिस्टम को बनाया है, जिसने एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए अपने नेवल इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम की ताकत दुनिया के सामने पेश की। वीडियो में एक जहाज समंदर पर तेजी से चलता नजर आया, लेकिन अभी उसने वार किया भी नहीं था कि दुश्मन के रडार ने उसे डिटेक्ट कर लिया। फिर क्या था, मिसाइलें अपने लॉन्चरों से निकलकर जहाज की तरफ चल पड़ी। मिसाइलों के रडार ने अपने टारगेट को ढूंढने के लिए नजरें इधर उधर घुमानी शुरू कर दी, लेकिन तभी जहाज पर लगा राफेल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिव हो गया। उसने मिसाइलों के रडार को ही जैम कर दिया और हवा में ऐसे डिकॉय छोड़ दिए जिन्होंने दुश्मन की मिसाइलों को कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने समंदर में हूबहू जंगी जहाज का ऐसा माया जाल बुन दिया कि मिसाइलों को लगा कि वही उनका टारगेट है। दुश्मन की मिसाइलें जंगी जहाज की परछाई से भिड़कर सुहा हो गईं और फिर जहाज ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने धड़ाधड़ इतनी मिसाइलें चलाईं कि उनके धमाकों से दुश्मन का ठिकाना तबाह हो गया। उधर कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर मचे घमासान के बीच सऊदी अरब के तेवर नरम पड़ते दिखने लगे। पिछले कई दिनों से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तीखी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अचानक सऊदी अरब ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया और ये तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तेल का उत्पादन बढ़ाने से संकोच नहीं करेगा। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है। इसी संगठन में रूस भी शामिल है। इसी संगठन ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला किया था। इस कटौती से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना तय था। यही बात अमेरिका को चुभ रही थी। अमेरिका ने यह तक कह दिया था कि सऊदी अरब को रूस से दोस्ती निभाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब भी अमेरिका पर पलटवार करने में पीछे नहीं था। दोनों तरफ से हो रही तीखी बयानबाजी के बीच अचानक सऊदी अरब के तेवर नरम पड़ गए। सऊदी अरब ने सफाई देनी शुरू कर दी कि आखिर तेल का उत्पादन कम करना जरूरी क्यों था। दावा किया गया उत्पादन बढ़ाने के लिए कई देशों को तकनीकी सुधार और मरम्मत की जरूरत थी। ऐसा करने के लिए उत्पादन में कटौती करना जरूरी था। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से यह नहीं बताया गया कि आखिर तकनीकी सुधार का यह काम कब तक खत्म हो जाएगा। यह भी नहीं बताया गया कि आखिर यह मरम्मत करने की जरूरत उसी वक्त क्यों पड़ी जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। क्योंकि ओपेक प्लस देशों के फैसले की वजह से ही पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने लगा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया महंगाई से बेहाल हो रही है।
हालांकि सऊदी अरब ने यह भी साफ नहीं किया कि अगर जरूरत पड़ी तो तेल का उत्पादन कब से बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद यह भी सवाल उठने लगे कि सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने का पैमाना क्या होगा, क्योंकि तेल की ऊंची कीमतें अमेरिका समेत दुनिया को महंगाई की आग में झोंक रही हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यूरोप को भी बड़ी राहत दी। ऐलान किया कि अगर यूरोप के देशों को कच्चे तेल की जरूरत पड़ी तो तेल की सप्लाई के लिए सऊदी अरब तैयार रहेगा, क्योंकि दिसंबर में यूरोपियन यूनियन का रूस के तेल पर बैन पूरी तरह लागू हो जाएगा, जिसके बाद कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी। यूरोप को टेंशन है कि रूस के तेल का विकल्प क्या होगा। ऐसे में सऊदी अरब ने यूरोप की उस टेंशन को भी दूर कर दिया। हालांकि पता चला है कि यूरोप ने इस परेशानी से निपटने के लिए पहले ही बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 1 साल पहले तक रूस से करीब 1 लाख बैरल तेल रोजाना पहुंचता था, लेकिन फिलहाल करीब 9.5 लाख बैरल कच्चा तेल रोजाना यूरोप पहुंच रहा है। मतलब यह कि बैन लागू होने से पहले यूरोप के देश रूस के तेल से अपना खजाना भरने में लगे हैं, ताकि पेट्रोल या डीजल की किल्लत पैदा ना हो। लेकिन माना जा रहा है कि सऊदी अरब का यूरोप को दिया गया ऑफर पुतिन के प्लान का हिस्सा हो सकता है। जैसे यूरोप तक गैस बेचने के लिए पुतिन ने तुर्की को बिचौलिया बनाया, कुछ वैसा ही खेल कच्चे तेल के लिए भी हो सकता है। हालांकि सऊदी अरब की नरमी के बाद अमेरिका भी इस मुद्दे पर खामोश है। इधर जम्मू कश्मीर में विलय दिवस के मौके पर कई शहरों में जश्न मनाया गया। इस दौरान बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और जम्मू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। इसके बाद वहां तिरंगा भी फहराया गया। पूरे जम्मू कश्मीर में दिवाली की तरह उत्सव मनाया जा रहा है। 1947 में इसी दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पार्किंग विवाद में कुछ लोगों ने एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी। बताया गया कि पहले उसके साथ कुछ लोगों की कहासुनी सुनी हुई, जो इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने उस लड़के को ईंट से मारना शुरू कर दिया, जिससे उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग को लेकर थाने में हंगामा किया। उधर इजराइल ने दावा किया कि वो इस बात का सबूत अमेरिका को देगा कि ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। अब तक न तो रूस ने और न ही ईरान ने इस बात को माना है कि जंग के बीच उन्होंने ड्रोन पर कोई डील की है। जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि कीव समेत उसके कई शहर ईरान से मिले ड्रोन के हमले झेल रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने ईरान के ड्रोन की मदद से ही ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। दावा किया गया कि इसके लिए ईरान ने अपने खतरनाक ड्रोन शाहिद 136 की एक बड़ी खेप रूस भेजी थी और इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया था। अब ईरान का दुश्मन इजराइल उसकी पोल खोलने का दावा कर रहा है। वो ये बताने जा रहा है कि कैसे ईरान चोरी छिपे रूस और यूक्रेन के बीच लगी आग में घी डालने का काम कर रहा है और दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश में जुटा है कि रूस को वो ड्रोन सप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका के दौरे पर गए इजराइल के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके पास ईरान के खिलाफ सबूत हैं और वो जानते हैं कि यूक्रेन में शाहिद 136 ड्रोन से ही रूस हमले कर रहा है। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने यूक्रेन में मार गिराए गए एक ड्रोन के एक हिस्से की तस्वीर का सहारा लिया। इजराइल के राष्ट्रपति के मुताबिक यूक्रेन में ढेर किए गए ड्रोन का हिस्सा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जैसा ही है। वो ये सबूत ईरान के दूसरे दुश्मन अमेरिका के अधिकारियों को सौंपेंगे, जिससे ईरान का झूठ सामने आ जाएगा। इजराइल ने ईरान पर यह आरोप भी लगाया कि उसके हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और दुनिया के देशों को ईरान को रोकने पर जोर देना चाहिए। इस बीच पोलैंड और रूस के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि पोलैंड अब रूस से लगने वाली सीमा पर दीवार खड़ी कर सकता है। रूस के प्रांत कलिनिनग्राद की सीमा पोलैंड से लगती है, जो सुरक्षा के नजरिए से पोलैंड को बेहद अहम लगने लगा है, क्योंकि दावा है कि रूस ने कलिनिनग्राद का रहस्यमयी तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पोलैंड को लगने लगा है कि वहां रूस अपने हथियार और सैनिक तेजी से बढ़ा रहा है। इसके अलावा शरणार्थियों को भी पोलैंड में भेजने की शरारत की जा रही है। पोलैंड को डर है कि ये शरणार्थी रूस की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। इसीलिए पोलैंड की योजना कलिनिनग्राद से लगने वाले बॉर्डर पर एक दीवार खड़ी करने की है। पोलैंड के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने का यह तरीका कोई नई बात नहीं है। बेलारूस से लगने वाली पोलैंड की सीमा पर पहले से कुछ इसी तरह के इंतजाम पिछले साल ही किए जा चुके हैं। पोलैंड को वहां से भी शरणार्थियों के आने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद करीब 200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर दी गई और इस दीवार में कई जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लगाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त फौज की भारी तैनाती रखी जाती है। माना जा रहा है कि कुछ इसी तरह की सुरक्षा अब कलिनिनग्राद से लगने वाले बॉर्डर पर भी होगी। पोलैंड के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि अफ्रीका और एशिया से कलिनिनग्राद तक कुछ रहस्यमयी फ्लाइट पहुंच रही हैं। ऐसी फ्लाइट जो कुछ महीने पहले तक नहीं आती थी। इसीलिए पोलैंड को लगने लगा है कि पुतिन के दिमाग में कुछ बड़ा पक रहा है।
इससे पहले फिनलैंड भी रूस से लगने वाले बॉर्डर पर कुछ ऐसी ही तैयारियों का दावा कर चुका है। बल्कि फिनलैंड में तो इस तरह की दीवार बनाने पर काम शुरू भी हो चुका है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर तो करीब 1300 किलोमीटर लंबा है और फिनलैंड के डर की वजह भी साफ है। फिनलैंड को नेटो की सदस्यता चाहिए, जिसके लिए वो आवेदन कर चुका है, लेकिन सदस्यता मिली नहीं है। यानी अगर यूक्रेन की तरह फिनलैंड पर रूस ने हमला किया तो अपनी सुरक्षा उसे खुद ही करनी होगी। इधर महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल कंपनी में विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने की वजह से धमाका हुआ, जिससे वहां के कर्मचारी दहशत में आ गए। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस वालों के मकानों में ताला तोड़कर चोरी की गई। हालांकि चोरों के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा, क्योंकि ज्यादातर मकान खाली थे। लेकिन सैलाना के विधायक हर्ष विजय गहलोत के सुरक्षा कर्मी की पिस्तौल चोरी हो गई। सभी जगह के आने जाने वाले सभी रूट्स है वो चेक कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 15 टीमें बनाई हैं। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी से यूक्रेन की सेना को कुछ घातक हथियार मिलने वाले हैं। खबर है कि जल्द जर्मनी इन हथियारों को भेजेगा, जिनकी मदद से जेलेंस्की के जवान रूसी सेना पर कहर बरपाएंगे। पहले से ही यूक्रेन की सेना अमेरिका और दूसरे देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऐसे में अब जब उसे जर्मनी से भी आधुनिक हथियार जल्द मिलेंगे तो वो और ताकत के साथ पुतिन के सैनिकों से लोहा ले सकेगी। बताया जा रहा है कि जर्मनी जल्द 2 मार्स 2 यानी मीडियम आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को भेजेगा। इतना ही नहीं, वो उसे 4 आधुनिक हॉवित्जर भी देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील के बाद जर्मनी ने और हथियारों की मदद देने का फैसला लिया। और जो रॉकेट लॉन्चर जर्मनी यूक्रेन की सेना को भेजेगा वो पुतिन की फौज पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये 10 से 40 किलोमीटर की दूरी तक अलग अलग टारगेट को एक साथ तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, इस रॉकेट सिस्टम के जरिए कई तरह के रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसका निशाना भी अचूक होता है और ये 1 मिनट में 12 रॉकेट दाग सकता है। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बीच दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि किम से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया की नौसेना ने मिलिट्री ड्रिल की और समंदर में जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया की नौसेना के जवान पानी में चलने वाले टैंकों के साथ दिखाई दिए। समंदर में जवानों ने एक साथ कई टारगेट को चुना और फिर उन पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस मिलिट्री ड्रिल में दक्षिण कोरिया की नौसेना ने युद्धपोतों की मदद से दुश्मन पर सटीक हमले का भी अभ्यास किया। समंदर में अपनी ताकत को आजमाने के बाद जवानों ने जमीन पर भी जमकर पसीना बहाया। समंदर किनारे दुश्मन को कैसे घेर कर उस पर हमला किया जाए, उन्होंने इसकी भी ट्रेनिंग ली। इधर बिहार के समस्तीपुर में नमाज पढ़ने जा रहे 2 युवकों पर फायरिंग हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि मस्जिद जाते वक्त दोनों पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां चलाई। उसके बाद उसको गोली मार के वो लोग भागा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। उधर लखनऊ में एक मोबाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस बीच मुंबई में कमल किशोर मिश्रा नाम के फिल्म प्रोड्यूसर पर अपनी पत्नी को कार से कुचलने का आरोप लगा, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपनी पत्नी पर कार चढ़ाते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में उनकी पत्नी कार के सामने आकर उन्हें रोकती नजर आई, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय कार को आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद वो उनकी कार के नीचे आ गई। गनीमत यह रही कि उस दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने उन्हें कार के नीचे से खींचकर बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हालांकि वो बुरी तरह घायल हो गई। सीसीटीवी वीडियो में सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवान रूस के सैनिकों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिक वहां बड़े हमले की तैयारी में थे, जिसे यूक्रेन के जवानों ने हमला कर नाकाम कर दिया। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें झाड़ियों के बीच रूस के कई जवान छिपे नजर आए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उन पर दुश्मन ड्रोन से निशाना लगाने वाले हैं। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, यूक्रेन की फौज ने ड्रोन से बम गिरा दिया, जो झाड़ियों में छिपे पुतिन के सैनिकों पर जा गिरा। इस हमले में रूस के कई जवान घायल हो गए। इस हमले के बाद रूस के कई सैनिक वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी यूक्रेन की फौज ने उन पर ड्रोन से कई बम गिरा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। उधर खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हथियारों का उत्पादन तेज करने का आदेश जारी कर दिया। एक रोज पहले ही उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने वहां की कंपनियों को ज्यादा हथियार न बनाने पर जेल भेजने की धमकी दी थी, क्योंकि 8 महीने से जारी जंग में रूस की सेना के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पलटवार से सबसे ज्यादा नुकसान रूस के टैंकों को हुआ। रूसी सेना को टैंकों की ऐसी कमी पड़ गई कि उन्हें कबाड़ में खड़े किए गए टैंक भी जंग में उतारने पड़े और वो टैंक भी पश्चिमी देशों के आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाए। यूक्रेन के हमले में रूस के सैकड़ों टैंकों के परखचे उड़ गए। इसके साथ ही रूस को बख्तरबंद गाड़ियों और गोला बारूद की भी भारी कमी होने का दावा किया गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने अपने देश के हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया और सख्त आदेश दिया है कि वो पूरी ताकत से टैंक समेत दूसरे हथियार बनाने में जुट जाएं, क्योंकि दावा है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है रूस के हथियारों का जखीरा खत्म होता जा रहा है। और हथियार ही नहीं होंगे तो उनके सैनिकों को जेलेंस्की की सेना के सामने घुटने टेकने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में हथियारों की कमी होने की वजह से ही इन दिनों उसके ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। दावा है कि ड्रोन से भी रूस जंग में इस वक्त वैसे हमले नहीं कर रहा जैसे पहले करता था, यानी वो ईरान से मिले ड्रोन को भी बचाकर जंग लड़ रहा है। दावा तो ये भी किया गया कि सिर्फ हथियार ही नहीं, यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को दूसरी जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऐसे हालात से पुतिन के सैनिकों का हौसला बुरी तरह टूट रहा है और अपने सैनिकों में नई जान फूंकने के लिए पुतिन कुछ रोज पहले खुद ही मोर्चे पर उतरे दिखाई दिए थे। वो रूस के रिजियान प्रांत के एक ट्रेनिंग कैंप पहुंच गए थे। वहां उनके सैनिक आधुनिक और खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दिए थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये भी पुतिन का एक प्लान था। वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके सैनिकों के पास घातक हथियारों की कमी नहीं है, बल्कि वो किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक रोज पहले ही उनके करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों को धमकी दी थी। उन्हें तेजी से हथियारों का उत्पादन करने का आदेश दिया गया था और ऐसा नहीं करने पर जेल भेजने की उन्हें चेतावनी दी गई। उनकी इस तरह की धमकी के बाद ही चर्चा तेज हो गई कि रूस हथियारों की कमी से जूझ रहा है। दावा है कि इसी वजह से पुतिन और उनके करीबी बुरी तरह बौखला गए हैं। इधर मुजरम में सुरक्षा बल ने म्यांमार से भेजी जा रही हथियारों और दूसरे सामान की बड़ी खेप जब्त कर ली। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसके तहत बड़ी संख्या में हथियार, एक सैटेलाइट फोन और कई दूसरी चीजें बरामद की गईं। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर है कि म्यांमार में मौजूद आतंकी संगठनों की तरफ से यह हथियार भारत भेजने की साजिश थी। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने रूस और चीन को डराने के लिए नया परमाणु बॉम्बर B-21 तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक बॉम्बर को दिसंबर की शुरुआत में दुनिया के सामने लाएगा और अमेरिका का दावा है कि इस परमाणु बॉम्बर B-21 के एक ही वार से सबसे बड़ी तबाही मच सकती है। यानी उसका यह बॉम्बर रूस के साथ साथ चीन के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ये दोनों देश इन दिनों अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। यूक्रेन की मदद करने पर रूस पहले से ही अमेरिका पर भड़का हुआ है, जबकि ताइवान के साथ खड़े होने पर उसे चीन से चुनौती मिल रही है। मतलब मौजूदा वक्त में अमेरिका को दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी का ऐसा बॉम्बर तैयार किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो चल गया तो कई शहर हिरोशिमा और नागासाकी में तब्दील हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि रूस और चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को इस तरह के बॉम्बर की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पिछले 30 साल से उसने कोई नया बॉम्बर नहीं बनाया था। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ रूस और चीन है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके साथ खड़े अमेरिका और पश्चिमी देश। यानी अमेरिका के लिए यह वक्त बेहद चुनौती भरा है। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना जल्द से जल्द अपने बेड़े में B-21 परमाणु बॉम्बर को शामिल करवाना चाहती है। दावा है कि B-21 एक स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यही नहीं, ये बॉम्बर B-61 जैसे परमाणु बम लॉन्च करने में भी सक्षम है। कदमों की आहटों से अनजान रहे होंगे, कदमों की आहटों से अनजान रहे होंगे, ये रास्ते कभी तो सुनसान रहे होंगे। सौगात की एक बात कही सूरज ने, दुनिया की भीड़ से जो हटकर हैं उन्हें पढ़ लो, हम पूजते हैं जिनको इंसान रहे होंगे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौगात की एक बात का।